आप सभी का स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग हैं खामगांव में और मेरे साथ है आर्किटेक्ट अरशद नजीम जी, जो पिछले कई सालों से इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेसिकली रेजिडेंशियल में तो वो काम करते ही है, लेकिन कमर्शियल में के साथ साथ भी वो बहुत सारा काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे उन्होंने किए, तो इन सब के बारे में, इंस्टीट्यूशनल के प्रोजेक्ट्स किए, इन सब के बारे में, उनके ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में, आज तक की जर्नी के बारे में हम लोग इस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में उनके साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मतलब आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, कॉलेज कहाँ से हुआ, और सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्ट, ये जो आपने फील्ड लिया है, तो आर्किटेक्ट बनना ये सपना आपको कहाँ से इंस्पायरेशन हुआ, मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से मिला या कहाँ से आप इंस्पायर हुए, इसके बारे में क्या बताएंगे? बेसिकली मैं जो मेरा होम टाउन है खामगांव ही है, मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। स्कूलिंग मेरा यहीं की जो लोकल स्कूल है अंजुमन हाई स्कूल, वहीं से मेरा स्कूलिंग हुआ है। और बेसिकली आर्किटेक्चरल से जो मेरा अटैचमेंट जो हुआ, तो फादर एक्चुअल में मेरे ड्राइंग टीचर रह चुके सेम स्कूल में जहाँ पे मैं पढ़ता था। तो बचपन ही से काफ़ी अटैचमेंट था स्केचिंग को लेकर, ड्राइंग को लेकर, और बाकी सब चीज़ें जो इमेजिनरी आर्टिस्टिक वर्क रहते हैं उसी से मेरा थोड़ा कनेक्शन था बचपन ही से। फिर जब आगे मेरा एजुकेशन हुआ, मैं 11th-12th में जब आया, तो उस टाइम पे पता चला कि आर्किटेक्चरल जो फील्ड है उसमें भी सेम वर्क होता है। आपका जो इमेजिनेशन पावर है, आप एक्चुअल में उसको एक बिल्डिंग में या एक डिज़ाइन में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो वहाँ से तब मुझे थोड़ा आर्किटेक्चरल फील्ड में इंटरेस्ट हुआ। फिर देन उसके बाद मैंने सर्च किया तो पता चला कि यहाँ हमारे पास ही अकोला में इसका एक कॉलेज है, जो कि अमरावती यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे एक ही कॉलेज हुआ करता था। वहाँ मैं जाकर वहाँ के टीचर से मिला, जो लोग वहाँ पे पढ़ रहे थे उनसे मुलाकातें की। उसके बाद में फिर वहीं पे मैंने कोचिंग ज्वाइन की, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने पास किया, और फिर वहाँ पे आर्किटेक्चर का जो है तो मेरा जर्नी वहाँ से शुरू हुआ। In 2001, I had joined as a student for the architecture in the School of Architecture, Akola. तो ऐसी ऐसा और ड्राइंग की वगैरह हॉबी थी या बाद में डेवलप हुई या कैसा था? नहीं, क्योंकि आर्किटेक्ट को सबसे इम्पोर्टेंट like I said that from the childhood I am interested in the drawing, and I used to draw different types of elements and objects. वेरी गुड। तो अब हॉबी कंटिन्यू है कि सिर्फ प्रोफेशन कंटिन्यू है? ना, बेसिकली यहाँ पे एक्चुअल में जो है आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग विद दैट, बट क्या है कि यहाँ पे एरिया के हिसाब से इतना स्कोप उस चीज का नहीं है, बट आई एम डूइंग दैट। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अब फील्ड से रिलेट कुछ सवाल के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले सवाल है, आप इतने सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी हेल्प अब होने लगी है इस फील्ड में। जैसे पहले आप ड्राइंग पेंसिल या पेपर से होता था और अब सॉफ्टवेयर से होता है, तो अब टेक्नोलॉजी की हेल्प इस फील्ड में कैसी होती है, और अब आपको ऐसा लगता है कि आप कोई कोर्स इसके साथ साथ करना चाहिए मुझे, अगर मुझे अपग्रेड और होना है या और चलना है आगे? तो बेसिकली अभी जब हम लोग कॉलेज टाइम पे थे, तो वी यूज टू डू द मैनुअली स्केचिंग एंड ड्राइंग वर्क, जो भी हम लोग मैनुअली करते थे। और जब तक हम लोग का डिग्री कंप्लीशन पे आया अराउंड 2004 से जो है तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ, एंड ऑटोकैड एंड इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है तो मार्केट में आए, और इंडस्ट्री में उसका काफ़ी यूज़ होने लगा। एट दैट टाइम वी लर्न दैट सॉफ्टवेयर, एंड उसमें भी हम लोगों ने फिर ड्राफ्टिंग वगैरह जो है टोटल वर्क अपना शुरू किया एट द इनिशियल स्टेज। एंड बट फिर भी मैं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, बट जो आपका सेल्फ इमेजिनेशन है वो कहीं ना कहीं आपको स्केचिंग के थ्रू ही उसको इलेबोरेट करना रहता है। बट टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर जो है तो वो आपको एंड प्रोडक्ट दे सकते हैं, बट स्टार्ट में जो उसका इमेजिनरी और उसका जो बेसिक आपको वर्कआउट करना रहता है, अगर आप स्केचिंग इसके थ्रू अगर करते हैं तो आउटपुट आप खुद जो देखेंगे इट विल बी फैंटास्टिक। वाह, क्या बात है। दूसरा ऐसा है कि इस फील्ड में लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, तो इस फील्ड में बहुत अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो इस अनस्किल्ड लेबर के साथ काम करना कितना खतरनाक या साबित हो सकता है, डेंजर साबित हो सकता है, और आप कैसे इस सिचुएशन का हैंडल करते हैं? Basically we don't go for that, because unskilled labor is really dangerous for the industry. Because आप अल्टीमेटली जो चीज़ आप इनपुट देते हो उसका आउटपुट अगर आपको साइट पे आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिलता है तो दैट इज डेंजरस। तो जनरली वी डोंट गो इन दैट वे, because we generally appoint the skilled labor and experienced contractor for our sites.
ओके। या तो ऐसा आप इसके साथ हैंडल करते हैं। या अब आएंगे रेसिडेंशियल से जुड़े कुछ सवाल। या बहुत बार आपने ये सुना होगा डायलॉग क्लाइंट के साइड से कि मेरा बजट बहुत कम है या यस और इस बजट में थोड़ा सा बिठा के दीजिए टाइप यस वाला। यस यस तो आप क्वालिटी और बजट या ये दोनों को कैसे साइमल्टेनियसली हैंडल करते हैं? या बेसिकली क्या रहता है कि एट द इनिशियल स्टेज वी डिस्कस विद द बजट। क्लाइंट को हम लोग जब इनिशियल हम लोग डिजाइनिंग के स्टेज में होते हैं तभी हम क्लाइंट से डिस्कस कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आपका बजट कितना है एंड वी डिजाइन अकॉर्डिंग टू दैट। बिकॉज क्या होता है कि टू अचीव द बजट जनरली व्हाट वी डू वी compromise or we resize the room size and means calculate our built up area and all that to achieve our budget as per the client requirement. Our basic requirement generally what we do as from our side कि we generally consider the whole project in terms of बेसिकली द क्लाइंट अगर हम लोग तक आ रहा है तो क्लाइंट को हम लोग की तरफ से वो आउटपुट मिलना चाहिए, चाहे उसका बजट जो भी हो। वी डिजाइन अकॉर्डिंग टू द बजट बिकॉज जिस लोकेलिटी में भी हम लोग रह रहे हैं तो बजट लिमिटेशन के साथ हमको काम करना रहता है, तो वी ट्राई टू गिव अवर बेस्ट इन दैट बजट। वेरी गुड। और अब आगे का सवाल ऐसा आता है कि आप खुद अच्छे आर्किटेक्ट हैं, Yes. इतने सालों से काम कर रहे हैं Yes. और बेसिकली बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, Yes, तो yes. ये तीनों को देखते हुए आपको अगला सवाल है Yes. कि अगर बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट का विजन ओके कैसे अगर हमने ख्याल लाया तो ओके आगे के 10-15 सालों में यस किन मुद्दों पे, किन पॉइंट्स पे अब काम करना चाहिए, किस फील्ड पे काम करना चाहिए ताकि बुल्ढाना को भी हम पुणे मुंबई के कंपटीशन में आगे लेके जा सके? तो बराबर। ऐसे कौन से सेक्टर है जिसके ऊपर काम करना चाहिए ऐसा आपको लगता है बगैर बेसिकली काफी यहाँ पे हम लोग के लोकल में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह में इस तरह के डायलॉग्स और इंटरेक्शन होते रहते हैं विद आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स। सो यहाँ पे एक्चुअल में बुल्ढाना जिले में आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी नेचुरल रिसोर्सेज काफी एक्चुअल में यहाँ पे हैं। जिस तरह हम लोग अभी बुल्ढाना की तरफ जाएंगे तो एक ब्यूटीफुल एक फॉरेस्ट एरिया हमारे पास है। यहाँ खमगो के लोकल पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एक जनुना तालाब का जो टैंक का जो एरिया है वो काफी रिच है नेचुरली, जिसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह के काफी यहाँ पे रिसोर्सेज हैं नेचुरल, या इसको हम लोग कहेंगे कि एक पर्यावरण मीन्स जिसको हम लोग कहेंगे एनवायरमेंटल तो नहीं कहेंगे, एक टूरिस्ट प्लेस इस डिस्ट्रिक्ट को हम चाहे तो बहुत सारे यहाँ पे नेचुरल हमारे पास ब्यूटी नेचुरल बहुत सारे यहाँ पे रिसोर्सेज हैं जिसको हम डेवलप करके यहाँ पे टूरिज्म भी डेवलप कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्रियल के लिए भी यहाँ पे अगर हम देखें तो ओवरऑल बुल्ढाना में अगर आप देखेंगे तो यहाँ के काफी जो यूथ हैं यंगस्टर्स हैं वो आउटसाइड जाकर काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो तो यहाँ का जो यूथ है वो यहीं पर रुककर इस डिस्ट्रिक्ट को जो है तो एक डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकता है, जो कि हमारा पोटेंशियल है एक्चुअल में वो कहीं और यूटिलाइज हो रहा है। हमारे पोटेंशियल को अगर हम लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूटिलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ के इंडस्ट्रीज को हमें और डेवलप करने की जरूरत है। लेकिन इन सब में गवर्नमेंट कैसे फिर मदद कर सकता है? ऐसा गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाने चाहिए अगर टूरिज्म को और बढ़ावा देना है इस फील्ड में? यस, बेसिकली इसमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है तो पहले यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट को जो है तो खुद होके इतना पता नहीं चलेगा जब तक बहैसियत हम लोग लोकल होने की, जब तक गवर्नमेंट को अवेयर नहीं करवाएंगे, जब तक हम उन तक नहीं जाएंगे, लोकल अथॉरिटी के पास हम जब तक नहीं जाएंगे कि यहाँ हमारे ये पोटेंशियल है हम इसको इस तरह, जब तक हम लोग उनके पास प्रोजेक्ट पुट नहीं करेंगे तो तब तक वो लोग भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो ये बेसिकली पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी लोकल्स की बनती है कि हम उन तक अप्रोच करें और उस पोटेंशियल को उनके सामने रखें। दूसरा एक सवाल आता है कि जब अपने जो आर्किटेक्ट आ रहे हैं इस फील्ड में, आपने भी देखे रहेंगे जो अब यंग बच्चे काम कर रहे हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे एक सीनियर के तौर पे इस फील्ड में आने से पहले क्या क्या वो जुटा सकते हैं एक साथ कि इस फील्ड में आप काम कर सकते हैं? ऐसा करें बेसिकली आप जब भी प्रैक्टिस में आते हैं तो दो चीजें आपको पहले डिसाइड करनी रहती है कि आप जो है तो अपने एथिक्स और अपने रूल्स को फॉलो करके प्रैक्टिस करेंगे या फिर आप थोड़ा कमर्शियल वे में जाके काम करेंगे। तो पहले आपको ये चीज डिसाइड करनी है, क्योंकि खामगांव जैसा बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट जैसा जो मार्केट एक्चुअल में काफी छोटी स्केल का मार्केट है, तो यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो आपको कंपटीशन में रहते हुए आपके एथिक्स मेंटेन करते हुए आपको किस तरह प्रैक्टिस करनी है ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। देन उसके बाद ही जब आप मार्केट में आएंगे तो फिर
आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल के बाद चांसेस है कि आपको अच्छा स्कोप मिले और एक अच्छा ग्रिप आप यहाँ पे बना पाए। अच्छा, इतने सालों बाद काम करने के बाद जी। एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट ऐसा आपका कौन सा बता सकते हैं कि जो कुछ अलग था, हटके था, जिसमें सेटिस्फेक्शन लेवल अलग था? बेसिकली मुझे तो अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं हम लोग, तो सभी चीजें कंसिडर करके काम करना रहता है। तो ऐसे नहीं कि मैंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया तो मैं उससे सेटिस्फाई हूँ, या मैंने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई मैं उससे सेटिस्फाई हूँ। एक्चुअल में सेटिस्फेक्शन जो मिलता है, तो आप अगर एक रूम को भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपनी चॉइस के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं, तो वो एक सेटिस्फेक्शन होता है। तो इसी तरह का एक एक्चुअल में इनिशियल लेवल पे जब हम लोग यहाँ पे हमने हमारी लॉन्च किया था, अच्छा। तो उस वक्त हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था जिसमें साइट जो थी स्लोपिंग साइट था। तो उसको हम लोगों ने कंटूर्स को यूटिलाइज करते हुए उस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मुझे उस वे का सेटिस्फेक्शन या उस वे का जो काम करने में जो मजा आता है, वो अभी तक मुझे कोई प्रोजेक्ट में नहीं मिला। तो मैं तो अभी जो मेरे इनिशियल लेवल का एक बंगलो का प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोगों ने कंटूर्स को कंसिडर करके डिजाइन किया था, वो मेरे लिए एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस था, क्या बात है। अब पूछना चाहूंगा कि कंस्ट्रक्शन में स्टील और सीमेंट ये दो फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर स्टील हमको सिलेक्ट करना है, तो क्या पैरामीटर्स आप देखते हो और फिर बोलते हो कि ये स्टील अच्छा है, ये यूज करना चाहिए? तो ये पैरामीटर्स क्या है? बेसिकली अभी तो काफी स्टील में भी काफी टेक्नोलॉजी अपडेट हो गया है। नहीं, पहले जो स्टील आता था अभी उसमें काफी चीजें उन्होंने भी टेक्निकली उसमें ऐड की है, जिसमें अभी डक्टाइल स्ट्रेंथ को कंसिडर करके स्टील बना रहे हैं। तो जनरली हम लोग भी जब क्लाइंट हमारे से पूछते हैं या कोई हमसे सजेशन लेता है, तो हम लोग यही कहते हैं कि आप कॉस्टिंग को ज़्यादा कंसीडर ना करते हुए आप क्वालिटी के ऊपर जाइए, और अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो भी स्टील आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसके लिए हम लोग जनरली सजेस्ट करते हैं। आपने आइकॉन स्टील का भी यूज किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है प्रोडक्ट और सर्विस दोनों को लेके? या बेसिकली मोस्टली हम लोग तो अभी आइकॉन स्टील को ही यूज करते हैं। यहाँ के डीलर से भी हमारे काफी अच्छे टर्म्स हैं, और यहाँ के जो लोकल एग्जीक्यूटिव हैं राहुल, उनसे भी काफी अच्छे रेगुलरली मुलाकातें होती रहती हैं। और काफी आइकॉन की जो सर्विस है और प्रोडक्ट क्वालिटी है उससे काफी सेटिस्फेक्शन है। क्या बात है। सो ये थे आर्किटेक्ट अरशद नदीम जी, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने ओवरऑल जर्नी के बारे में, अपने व्यूज के बारे में इन सब के साथ इस बिल्ड आइकॉन प्लेटफॉर्म में शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले कई सालों में ऐसे ही अच्छे अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, यही आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।